नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा। जी हां, पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस परीक्षा की तिथि निकाली थी और जिस तिथि में ये एग्जाम होनी थी यानी कि 20 नवंबर से इसकी शुरुआत थी और 2 दिसंबर तक होनी थी, लेकिन 2 दिन पहले इसको कैंसिल यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया डेट को। 3 लाख के से ऊपर अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने वाले थे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका जो प्रभाव है, पीईबी ने तो भले इस डेट को पोस्टपोन कर दिया हो, लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है और क्या क्या इसके कहने चाहिए। अगर हम प्रभाव या इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिनेश सिंह चौहान, और चौहान एकेडमी से हैं, बतौर शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और एमपी पुलिस की ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर के जो आवाज उठाई थी, इन्होंने पुरजोर आवाज उठाई थी। विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं तो उनकी मनः स्थिति को भी ये बखूबी समझते हैं। इसलिए सरल टॉक आज चर्चा कर रहा है दिनेश सिंह चौहान जी से। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरल टॉक की तरफ से गिरिराज जी, आपको और सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी देख रहे हैं, उन सबको एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप आंदोलन से लेके अब तक हम युवाओं की बात को रखते आ रहे हैं और उनकी हर समस्याओं को समाज के सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा जी साहब। दिनेश जी, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो कब कब ये एग्जाम निकली थी और कितने इसमें जो पद निकाले गए और कब ये एग्जाम होनी थी और एंड टाइम पर क्या हो गया, इसके बारे में जरा आप हमें बताएं। देखिए, जेल प्रहरी का एग्जाम अभी का नहीं है। जी इसके लिए तो आप सबको पता है कि वैसे कोई भर्ती आ नहीं रही थी। वो जो ज्ञापन प्रतिवेदन शुरू हुआ था, आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, आपको मई जून के समय में, जी तब जा करके एक नोटिस निकाला गया कि भैया आप, एक कैलेंडर जारी किया गया कि जेल प्रहरी की भर्ती के लिए प्रक्रिया होगी। जेल प्रहरी के लिए ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इसका नोटिस आया, इसकी एक कैलेंडर में जारी हुआ व्यापम की, जी जेल प्रहरी की भर्ती हुई, मतलब नोटिस आया, नोटिफिकेशन आया, भर्ती किए बच्चों ने, लगभग 3 लाख जो है 70,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे। जी इसका एग्जाम होना था 3 नवंबर को। जी साफ सुनिएगा, एग्जाम होना था 3 नवंबर को। उस एग्जाम की डेट को बढ़ाई गई, कब की गई? 20 नवंबर की गई। जी उसके बाद पूरी तरह से तैयारी हो गई। मेरे पास अभी आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या पड़ा हुआ, मेरे पास ये एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है। 20 तारीख का जिनका पेपर है, उनको बकायदा कॉलेज उनको अलॉट हो गया, उनका स्लॉट अलॉट हो गया। और आपको ही पता है कि किसी बच्चे का अगर पेपर होता है तो वो 2 दिन पहले तो अचानक रिकॉर्ड नहीं कराएगा, बल्कि 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले अपनी क्या कर लेता है, रिजर्वेशन करवा लेता है। बिल्कुल। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे जिनको जनरल सीट नहीं, क्योंकि इस समय ट्रेनें कम चल, जिनको जनरल सीट नहीं मिली, उन्होंने एसी फर्स्ट क्लास, एसी थर्ड क्लास तक का भी रिजर्वेशन कराया। एसी थर्ड, एसी सेकंड का रिजर्वेशन करवा करके उनके पास है। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों को रिजर्वेशन मैंने खुद किया, क्योंकि बच्चों ने मुझसे मदद मांगी कि भाई हमारा नहीं हो रहा सर, हमें करके दे दीजिए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों किया। अब ऐसे में ये दिक्कत इस चीज की है कि जब आप एग्जाम नहीं करवा सकते हैं तो आप, पहली बात तो आप डेट मत दीजिए, और दूसरी चीज, अगर करवा सकते हैं तभी आप उसको जारी करिए। और आपने एक रीजन दे दिया नोटिस पे, सिर्फ इतना लिख दिया, अनअवॉइडेबल, मतलब अपरिहार्य कारण। ऐसा कौन सा कारण है? आपको अच्छे से पता है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, सही टाइम पे चुनाव हुए, सब कुछ हुआ, सरकार बन गई। जब सब कुछ हो गया तब आप फिर से नया सिस्टम शुरू हो गया। जी ऐसा कौन सा परिहार कारण बन जाता है कि सरकार जो है एग्जाम नहीं करवा सकती? जबकि अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में एग्जाम हुए हैं, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुए हैं, दिल्ली में एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। जी अब मध्य प्रदेश में भी एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी एग्जाम हुआ है। बिल्कुल। आप इसी पूरे पूरे देश में नीट का एग्जाम हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आप यहां तक कि कॉलेज के एग्जाम ऑफलाइन हुआ है। किसका? आप देखेंगे एनआई, क्या नाम आपका, इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसने एग्जाम लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है, सिर्फ जब भर्ती की बात, एक तो ऐसे भी 226 भर्ती दी है आपने, जहां लाखों की भीड़ है, अब उसको सोचिए, और उसका भी आप एग्जाम नहीं कर, तो बच्चा निराशा में जा रहा है ना। कि सरकार पर किस बात का भरोसा करे, किस चीज पर भरोसा करे, समझ नहीं आता है। बिल्कुल। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात, 3 लाख जो परीक्षार्थी इस परीक्षा को दे रहे थे, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ऐसे में
आप चूंकि शिक्षक भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कितने ऐसे लोग आपके अंदाज से होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया होगा और अब कैंसिल करवाना पड़ रहा होगा उनको, तो ये नुकसान जो है ये कितना बड़ा है? देखिए नुकसान जो है बहुत बड़ा है सर। अगर मैं एक आंकड़ा उठाऊं तो चलिए मैं एक आंकड़े की बात करते हैं, तो हम आंकड़े के तहत ही चलिए। जी अगर आंकड़े से चलते हैं तो मैं एक आपको एक राउंड फिगर बताता हूँ, जी ठीक, उसको आप समझिएगा। जी 3,70,000 बच्चे हैं, ठीक है। जी हमारा एग्जाम होना था कब तक, मान लीजिए 20 तारीख से शुरू है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, ठीक जी है। मान लीजिए हमारा पास एक एवरेज मानते हैं कि मान लीजिए 12 दिन, ठीक है। तो अब आप डिवाइड करिए, क्योंकि बीच में संडे ही फंसे, उस दिन एग्जाम नहीं होगा, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे एग्जाम हुए 10 दिन। तो हम अगर 3,70,000 को डिवाइड करते हैं, 10 से भी डिवाइड करते हैं, तो आप समझिए कि 3700 लगभग आपके पास 3,700 लोगों का एग्जाम होना है एक दिन में। बिल्कुल। या मोटा मोटा हिसाब माने तो 4,000 लोगों का एग्जाम होना है। जी जब ऐसे में एग्जाम होना है, तो अब एक बताइए कि अगर एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने अपना रिजर्वेशन करवाया है, मान लीजिए एन एवरेज हम ना मानते हैं 500 रुपए, जी और ज्यादा है, आना जाना का ज्यादा होगा, रहने का होगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम अगर 500 से करते हैं, तो आंकड़ा आपका पार हो जाता है। आप देखिए 1 करोड़ जो है आपका समथिंग 85 लाख के ऊपर जा जाता है। बिल्कुल। अब बताइए इसका पैसा कौन भरेगा? जी ये दिनेश जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बहुत बड़ा आंकड़ा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि उन्होंने तो जो एक नोटिस जारी कर दिया अपरिहार्य कारणों से, क्या ऐसे अधिकारियों पर, क्योंकि आमतौर पर मध्य प्रदेश में हम कई बार देखते हैं एग्जाम बड़ी मुश्किल से तो एग्जाम आती है, नोटिफिकेशन आता है, फिर ऐसे में जब नोटिफिकेशन आता, जी जी। जी ऐसे में जब कैंसिल हो जाती है तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो एक नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए बने, वरना उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान जो हुआ वो भाई बच्चे का हुआ। कार्रवाई भी, इनकी तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, और साथ में बच्चों का जो इन्होंने पैसा, जो बच्चों का खर्च हुआ है, वो भी इनको लौटाना चाहिए। जी सकी का हकीकत तो यह है कि अगर इस प्रकार की चीजें बनती हैं, तो इसमें माननीय कोर्ट में भी एक फैसला बनता है, माननीय कोर्ट में भी आप जा सकते हैं कि जी भाई आपको इतनी प्रताड़ना हुई इस एग्जाम की वजह से, बाकी चीजें पूरा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अभी इन पर जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, इनका दबाव नहीं बनेगा, इस किस बात के डायरेक्टर, एक बात बताइए, जी इसका मतलब पूरा का पूरा व्यापम फ्री में बैठा हुआ है। बिल्कुल। इतना इनका जो हजारों का स्टाफ फ्री में फंड में पैसा ले रहा है, चाहे डायरेक्टर्स लेके चाहे कोई भी, क्यों? क्योंकि जब तुम साल भर से कोई एग्जाम ही नहीं करा, तो साल भर तुम्हें सैलरी तो मिली, बिल्कुल। तुम्हें स्टाफ मिला, तुम्हें सैलरी मिली, तुम्हें तुम्हारे घर के बच्चों को सब कुछ चीजें मिली। जी अब एग्जाम तो नहीं हुए, तो एक काम करो, साल भर का तुम सैलरी अपनी वापस कर दो, जी क्योंकि तुम तो एग्जाम करवाए नहीं। क्योंकि आप एक बात बताइए, पीबी को किसके लिए सैलरी मिलती है? पीबी के कर्मचारी, आपको पता है सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं, पूरा आलीशान बंगला, सब कुछ चीजें हैं। जब आप भर्ती ही नहीं निकल रही हैं, भर्ती ही नहीं करवा रहे, तो आप फिर जनता के खून पसीने का पैसा सैलरी के तौर पर आप क्यों ले रहे हैं? क्यों ले और रहे? ये सरकार क्यों दे रही है? उससे ले वापस लीजिए उनसे, जी क्योंकि ये तो सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है। जी क्यों? आपको भी पता अच्छे से, विधायक की सैलरी 2,10,000 रुपए है, ठीक, चाहे वो एक दिन के लिए विधायक बने, चाहे 30 साल के लिए, चाहे जब के लिए विधायक बने, बिल्कुल। और उसको पेंशन मिलनी ही मिलनी, 80,000 90,000 रुपए पेंशन मिलनी है। अब समस्या किसको साथ है? जो बेचारा गरीब है, जी जो परेशान है। अब चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आप ना तो एक विधायक को फर्क पड़ने वाला, ना मंत्री को फर्क पड़ने वाला, ना फर्क पड़ने अधिकारी को फर्क पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा आप जैसे, मेरे जैसे जो कुछ बेरोजगार हैं, और बाकी जो लोग हैं जो चारों तरफ भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 3,70,000 से ज्यादा लोग ये फॉर्म भरे थे, जो जिन्होंने अपना 500-500 रुपए, 1,000 रुपए लगा करके फॉर्म भरे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं फॉर्म भरे थे, देखे थे कि भाई 226 तो भर्ती है यार, इसको क्या करेंगे, 226 भर्ती है, बाकी कुछ 50-60 पद हैं उसमें किसके, संविदा के, तो जी कुल मिलाकर 282 भर्ती निकाली थी। अब ऐसे में इस प्रकार के रवैये से तो सिंपल है कि सरकार को एक्शन लेना ही लेना चाहिए, इस प्रकार के डायरेक्टर को हटाना चाहिए, ताकि अगली बार से चीजें समझ में आए। मैं तो कहता हूं जितने भी कर्मचारी वहां काम करते हैं सी या डी ग्रेड को छोड़ करके, उन सबका पैसा कटना ही कटना चाहिए, क्योंकि जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो आपको सैलरी क्यों दी जाए? क्यों दी जाए, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीबी जो कह रहा है जिस एजेंसी के थ्रू ये परीक्षा करवानी थी, 70 परीक्षा केंद्र थे, और कारण बताया गया कि 3 परीक्षा केंद्रों को एन वक्त पर बदल दिया गया। और पीबी के जो चेयरमैन है के सिंह, वो कह रहे हैं उसमें कि हम जो है नहीं चाहते कि इसकी बदनामी हो जाए। तो दिनेश जी, क्या ऐसे में इन्होंने जो निर्णय लिया कि इससे इन्हें सम्मान मिलेगा? इसे सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि ये, अब मैं क्या बताऊं, इसमें लाइव हूं, क्या कहूं मैं इनके बारे में, इनकी सोच को समझ को मेरे समझ नहीं आता, कौन से बड़े अधिकारी हैं ऐसे लोग। जी
एक बात बताइए, अगर 3 परीक्षा केंद्रों पर बदलाव हुआ है तो आप एक नोटिस दे सकते हैं उन बच्चों को कि आपका एग्जाम जो होगा वो 2 तारीख के बाद हो जाएगा या 3 तारीख के बाद हो जाएगा। भाई एक बात बताइए मुझे, 3 परीक्षा केंद्र है तो 3 परीक्षा केंद्र का एग्जाम जो है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, तो आपका एग्जाम जो है हम इतने रोल नंबर को हम क्या करते हैं 3 तारीख के बाद का डाल देते हैं, जो सेंटर खाली वहां डाल देते हैं। आप उन 3 सेंटर के चक्कर में आप 3 लाख बच्चों कैसे परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। एक गरीब आदमी का बच्चा जो है वो किसी, एक तो वैसे भी सैलरी के नाम पर 12,000 रुपए सैलरी दोगे, ठीक है, 12 से 13,000 रुपए सैलरी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि नियम भी इतना खतरनाक है। पहले साल 70%, दूसरा 80%, तीसरा 90%, चौथे साल 100% सैलरी मिलेगी, और वो भी 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और उसमें भी आप क्या है, जो बच्चा अपना रिजर्वेशन करवा रहा है, अपना फॉर्म भरा, उसको आप समय पर भर्ती नहीं दे रहे। खुद सोचिए 2018 ये जो आपका 2020 है, ये पूरा जीरो ईयर चला गया एक प्रकार से, ना पीएससी की भर्ती। 2020 देखे, 2019 को तो खा ही गए थे, 2020 जीरो ईयर चला गया। कैसे? ना पीएससी की भर्ती, ना पीवी भर्ती, कुछ भी, कोई भर्ती नहीं। और इस भर्ती को भी अब सीधे कहां डाल दिए गए, सीधे 2021 में। अब ये लोग ज्वाइनिंग देंगे 2022 में, और बताएंगे क्या कि भर्ती हमने कब दी थी 2020 में, जबकि ज्वाइनिंग देंगे 2022 में। और 22 में मतलब कब देंगे, जब दिसंबर आ जाएगा ना, 2021 का दिसंबर, तब तक जाके आपको ज्वाइनिंग देंगे। अब बताइए कितनी बड़ी फ्रॉडगिरी चल रही है इनकी पूरी तरह से। बिल्कुल। दिनेश जी, जिस तरीके से कोरोना पूरे देश में चर्चा चल रही है, फाइन भी जगह जगह बढ़ाया जा रहा है कि फाइन बढ़ने से लोग जागरूक हो जाएंगे, तो क्या ऐसे में सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि पीबी के अगर जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनकी वजह से अगर कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो उन्हें भी इस प्रकार के फाइन की व्यवस्था की जाए, उनको भी खुले में जेल दे दी जाए, जिस तरीके से कोरोना का पालन न करने वालों के लिए किया जा रहा है? मैं तो कहता हूं अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है, कर्मचारी बनता है, तो जनता के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो चूंकि वो कोई मालिक नहीं है, जनता का सेवक है, चपरासी से लेकर सीएम तक, दे आर ओनली पब्लिक सर्वेंट एंड दे हैव टू सर्व द पीपल। उनको पीपल का, जनता का सेवा करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अपने आप को जनता का सेवक राजा समझ बैठता है, और जिसके सामने अभी हाथ जोड़ के आप मेरे ये हैं, आप मेरे वो हैं करता रहता है, ड्रामा रचते रहते हैं, और फिर उनको 5 सेकंड के अंदर भूल जाते हैं। देखिए मैं तो कहता हूँ सीधे 100 बात, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग लग जाए कि यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसी मंत्री को बुरा लग सकता है, मिनिस्टर को बुरा लग सकता है। देखो, जो अच्छा होगा और रत्ती भर बुरा नहीं मानेगा, और जिसके अंदर चोर होगा उसको तुरंत बुरा लगेगा कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है। मैं एक पब्लिक हूँ, मैं पब्लिक हूँ मतलब जनता हूँ, और आप जनता के सेवक है, देन डेफिनेटली आपको, आप मेरे प्रति आपकी जवाबदेही, आप जवाबदेह है मेरे प्रति। आप अगर व्यापम का एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, इतने सालों सैलरी ले रहे हैं, तो आपकी सैलरी भी कटनी चाहिए, आपको फाइन भी लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उस पद के लायक आप नहीं है यार। आप अगर इतनी व्यवस्था नहीं करवा पाए। अच्छा बताइए मुझे, कोरोना काल के बारे में बता रहे हैं, यूपीएससी ने पूरे देश में एग्जाम करा दिया, वो भी ऑफलाइन एग्जाम करा दिया भैया, वो भी। और सुनिए गिरीश जी, गिराज जी, ताजुब की बात है, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, समझ लीजिए कि यूपीएससी में भी जो काम कर रहे होते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, वो हमारे यहीं के टीचर हैं, हमारे यहीं के लोकल लोग हैं, यही तो है जो लोग व्यापम पीबी के एग्जाम करवाते हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है, स्ट्रक्चर में कमी, समझ रहे हैं। ये देश में वो भी एक यूपीएससी है, वो भी एग्जाम लेके 20 दिन के अंदर उसने रिजल्ट दे दिया पीटी का, बात समझ रहे हैं। तो कुछ चीजों तो ऐसी हैं। तो अब ये और इनको देखो, ये कब से लगा रखे हैं अपना, और एक पूरे प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये क्या संभालेंगे बताइए इस चीज का। ऐसे बड़े पद क्यों देने चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल। दिनेश जी, आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, हम आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करें इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो और भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, उस विद्यार्थी की मन स्थिति क्या होती है जो एक गांव से आता है, आपके यहाँ पढ़ रहा होगा, किसान का बेटा होगा, गरीब का बेटा होगा, जो जिसकी सक्षमता नहीं होगी, और इतनी उम्मीदें लगा के बैठा होगा कि मैं अब 20 तारीख को पेपर देने जाने वाला हूं, और इतने में 2 दिन पहले सूचना मिलती है। उस जरा मन स्थिति के बारे में आप हमें बताएं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले फैक्ट समझिए जी। जब किसी बच्चे के लिए एक एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, मान लीजिए जारी हुआ एग्जाम कैलेंडर जून में, और उसमें लिखा है कि आपके 3 नंबर का आपका पेपर होगा, तो किसी प्रकार से किसी से उधार लेकर के, उसके माता पिता किसी प्रकार से इकट्ठा करके पैसे उसको भोपाल, इंदौर शहर जैसे जगहों पर भेजते हैं, कोचिंग वगैरह भेजते हैं। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि जून में बेटा जा रहा था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का उसको एक खर्चा उन्होंने बनाया। भोपाल जैसे शहर, ऐसे शहर है, भोपाल, इंदौर जैसे शहर, जहां पर लूटने के लिए लोग बैठे होते हैं। लूट कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले शुरू होता है इनकी लूट
मकान मालिक से। जी मकान मालिक इनको ये समझता है कि सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो कलेक्टर रईस का व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, उससे दबा करके बहुत बढ़िया पैसा, जी जो रूम रेंट के अलावा खाने वाला पैसा लेता है। उसके बाद शुरू होती कोचिंग चीजें, कोचिंग वाले उससे बड़ा 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 पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद, इतना भी देने के बाद, उसको हर मंथली सोचना है कि 5 से 7 हजार महीना उसको होने चाहिए। फिर किताब का खर्चा अलग। अब आप सोचिए एक जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए 4 महीने का खर्चा, मान लीजिए एन एवरेज कोई कोचिंग वाला 10,000 रुपए लेता है, तो 10,000 ये होगा उसका, और 5-5 हजार रुपए हो तो 5 चौको 20, 30,000 रुपए उसके क्या हो गए, पहले उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो 30,000 रुपया कर्ज पे लेकर के, लोन पे लेकर के, 5% पे, 2% पे पैसा लेकर के बच्चों को भेजा। बच्चों को भेजता है और बच्चा तैयारी करता है और उसको लगता है कि अब 3 नवंबर को पेपर है, तो उसने क्या किया कि अक्टूबर तक का पैसा अपने बचा के रखा और 3 नवंबर को सोचा किसी प्रकार से गुजारा कर लेगा। अचानक उसको पता चलता है नवंबर के पहले कि आपका एग्जाम तो पोस्टपोन होकर के हो चुका है 20 नवंबर को। अब सोचिए अचानक जो है उसको आवश्यकता कितनी पड़ गई, 5,000 की अलग पड़ गई, खाने की अलग पड़ गई, चीजें पड़ गई, अब उसका खर्चा बढ़ गया। अब एक बात सोचिए, किसी प्रकार से उसने सोचा कि चलो अब तो 20 नवंबर को पेपर होना है, पापा जी बस इस बार आखिरी है, इसके बाद नहीं बोलूंगा कुछ भी, सीधे घर आ जाऊंगा। अब सोचिए इनको तो क्या, इनको तो बस एक डेट आगे करनी है और कुछ नहीं जाता इनका। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है कि अब अनअवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य कारण से एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है और कोई डेट भी नहीं दी जा रही कब है, अब बताइए इस कंडीशन में उसके पास ये सोचता है व्यक्ति कि क्या करे, जिए कि मरे। जी ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि इनकी सैलरी 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए सैलरी है, इनके बच्चे जो हैं आराम से खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इनके पास वैसे भी इतना ज्यादा साइड वाला भी पैसा, इतना इनकम कमा रहे हैं कि इनके पास मतलब करोड़ों की संपत्ति तो वैसे भी है ना। अब जो बचा किसान का बेटा, बताइए वो आगे क्या करे। घर जाता है तो माता पिता तो ये सोच के बैठे थे कि भाई एग्जाम होगा तो बच्चा क्रैक करके आ रहा है। अब घर जाता है ऐसे में तो उसकी जितनी भी पढ़ाई थी बीच की जो चल रही थी वो मानसिक अवसाद में चली जाती है। बिल्कुल। और इस डूबने का रीजन कौन बना, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के लोग जो बैठे हैं, इनकी नीतियां और इनका जो कंट्रोल, इनको कहा जाता है एग्जाम कंट्रोलर। अरे तुम खा के एग्जाम कंट्रोलर भाई, तुम्हें ये नहीं पता कि गरीब बच्चे के साथ एक 40 से 50,000 रुपया निकालना कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और इस मना स्थिति ये हालत उसकी हो जाती है कि कई बार तो कुछ बच्चे आत्महत्या जैसी कृत्य भी कर लेते हैं। और मैं तो सारे बच्चों से, युवाओं से ही कहूंगा कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिंदगी में पैसा अगर आज नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी प्रकार से जिंदगी जी लेंगे, लेकिन कल इस परिस्थिति को आगे चल के हम उससे फाइट करेंगे, लड़ेंगे और कोशिश करेंगे आगे निकले। ऐसा गलत चीज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मानसिक कमजोर होते हैं, जिनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, पैसे का प्रेशर आ जाता है उसको कर चुकाने का, वैसी कदम उठा लेते हैं। अब बताइए अगर एक लड़का भी इस प्रकार के कृत्यों को करता है, पहली बात तो एक गोदी मीडिया उस बात को उठाती नहीं है, ठीक है, बड़े मुश्किल से उस बात को उठाएगी, क्योंकि जैसे बेरोजगारी का मुद्दा आएगा नहीं उठाएगी। इनको मजा किस में आता है, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, है ना, कंगना ने आज क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया है, इनको ज्यादा मजा आता है। इनको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन लठ पड़ जाएंगे बेरोजगारों के, खून चिचुआने लगेगा, उस दिन आकर के एक आध मीडिया के कह देगी कि बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, बस हो गया। इससे ज्यादा इनको कोई लेना देना नहीं है इनको, क्योंकि इनको पता है कि अगर बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे तो सरकार इनको जो एड है, सरकार जो इनको प्रचार करने का पैसा देती है, इनको पैसा नहीं देगी। पैसा नहीं देगी। सच्चाई तो ये। जी दिनेश जी, आप हमेशा जागरूकता के लिए कार्य करते रहे हैं, सरकार पे सवाल भी उठाते रहे हैं, समय समय पर ज्ञापन भी देते रहे हैं। तो चलते चलते हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा कैंसिल की है जेल प्रहरी की, इसको लेकर के क्या आगे आप जो है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नेता हैं, उनसे अपनी बात रखने वाले हैं कि कब ये एग्जाम होगी? और जो पुलिस भर्ती को लेकर के हाइट का भी एक इश्यू जो आ रहा है, उसको लेकर के आप आगे क्या आपकी रणनीति है? देखिए मेरा एक हमेशा से गिरिराज जी एक रहा है कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ जी, चाहे अकेला हो चाहे 1,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर अन्याय दिख रहा है, देखिए अभी एग्जाम कैंसिल, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई युवा खड़ा नहीं हो पा रहा, या कि हो सकता है सब बोलना चाहते हैं, कोई लीडर आए, कोई लीडर आए। मैं तो कल जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा गृह मंत्री से सीधे से सवाल, मैं तो सीधे क्योंकि भाई जेल के विभाग के मुखिया गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा कि भैया आप ये बताइए कि एग्जाम कब करवाएंगे। साथ ही साथ में पुलिस भर्ती अभी 5 दिन बाद आने वाली, उसका नोटिफिकेशन, तो उसमें आप हाइट का मुद्दा क्या करने वाले हैं, एज का मुद्दा क्या करने वाले हैं, जो बच्चे जिनको आप 4 साल जिनको बैठने का मौका नहीं मिला, उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप। तो ये हाइट का मुद्दा, एज का मुद्दा, साथ ही साथ में आपको जेल प्रहरी का मुद्दा, और चौथा मुद्दा
आपको पता है सांकेतिक FIR हुई थी 44 लोगों पर। आपके ही चैनल पर बहुत सारे लोगों ने कई बार आके कहा, बीजेपी वालों ने कहा, कांग्रेस वालों ने कहा कि हम FIR वापस लेंगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई इसके बारे में प्रतिक्रिया होगी कि भैया FIR वापस लीजिए आप, क्योंकि बच्चे जो है अपने समोसा बेचने के लिए तो आप गए नहीं थे। सिंपल है, वो किसके लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। रोजगार मांगना पर अगर आप FIR देंगे तो आज अगर उसका भविष्य बर्बाद करेंगे तो कल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बात समझे मेरी बात? बिल्कुल। आज इसके पास एक संपन्न भविष्य है, एक सुंदर सा दिमाग है, ताकि वो रोजगार पाना चाहता है। जब उसके ऊपर आप FIR का थप्पा लगा लेंगे, कल को अपराधी बनेगा, कल को क्रिमिनल बनेगा, तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? जी, कौन जिम्मेवार होगा? आप जिम्मेवार होंगे ना, क्योंकि आपने उसको एक, अगर उसने अपने हक मांगने के लिए खड़ा हुआ तो आपने उसके FIR का ठप्पा लगा दिया। याद रखिए, अपराध जन्म लेने का एक बहुत बड़ी वजह होती है बेरोजगारी साहब। आप चाहे देख लीजिए, कितने बड़े से बड़े चीजों को अपराध का जन्मदाता है बेरोजगारी की एक समस्या। अब बेरोजगारी क्या करती है? अपराधी को जन्म देती है। बिल्कुल। तो ये या कि अपराधी बनाना चाहती है, समाज को क्या बनाना चाहती है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, और आपको पता है मैं अपनी बात बेबाक तरीके से रखता हूँ, चाहे जैसे भी हो। तो मैं कल जा रहा हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी उस न्यूज को अपने तक पहुंचाएं, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। और आपके माध्यम से पूरी जनता से, मध्य प्रदेश के युवाओं से कहना चाह रहा हूँ, 21 नवंबर को शाम को 3 बजे 4 इमली पर माननीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनसे अपनी बातें रखेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि अब तो उनकी सरकार बन गई, तब तो उनको ये था कि भैया आपने हमें नहीं चुना, देखिए अब आप तो पूरा सुपर डुपर तरीके से चुन के आ चुके, तो भैया सरकार के साथ साथ जनता के मुखिया हैं आप, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार और पीबी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि इन बच्चों की स्थिति को समझें। आप केवल अपने बच्चे और परिवारों तक सीमित ना रहें। साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी जो हमेशा दावा करते हैं, भांजे भांजियों को लेकर के प्रदेश में पहचाने जाते हैं, कोई भी उनकी सभा हो भांजे भांजियों का जिक्र हो ही जाता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही साथ जैसा कि दिनेश चौहान जी ने कहा कि FIR जो हुई थी उस समय आंदोलन के समय, वो भी अभी तक वापस नहीं हुई है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की डेट कैंसिल कर दी गई है। तो शिवराज जी, आप इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए आप कोई दंड देंगे? और जिन विद्यार्थियों ने रिजर्वेशन करवा लिया था, जो एग्जाम देने वाले थे, उनका पैसा कैसे आप रिफंड करेंगे? क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी कीमत होती है। जो कोरोना के इस काल में वैसे ही परेशान है, रोजगार नहीं है, उनके परिवार के पास वो स्थिति नहीं है, तो इस स्थिति को शिवराज जी आप समझें और उनका कोई उचित निराकरण निकालें। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा मध्य प्रदेश दें जो पूरे देश के अंदर उदाहरण बने। साथ ही साथ सभी युवाओं से और देश के सभी नागरिकों से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप्स पर इतना शेयर कीजिए कि आपकी हर आवाज हमेशा सरकार के कानों तक प्राथमिकता के रूप में पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।